हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अवडम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। आज शुरुआत करेंगे हम आज की ताज़ा तरीन खबरों से। आपको पता है कि सारी की सारी खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी सोमवार से देश में लागू हो गए हैं। इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित किया गया था। इस विधेयक को दोनों सदनों से पास करते समय सिर्फ 5 घंटे की बहस की गई थी और ये वो समय था जब संसद से विपक्ष के 140 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए थे। उस समय विपक्ष और कानून के जानकारों ने कहा था कि जो कानून देश की न्याय व्यवस्था को बदल कर रख देगा उस पर संसद में मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून में महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधान, महिला के साथ शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान छिपाकर संभोग करने पर 10 साल तक की केंद्र और जुर्माने का प्रावधान है। पूर्व विवाहित होते हुए इस तथ्य को छिपाकर किया गया दूसरा विवाह करने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा। आज से नए कानून देश में लागू हो गए हैं, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून का विरोध किया है। रविवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारें भारतीय सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र हैं। सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया, जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, छीनते के लिए 3 साल तक की जेल। यूएपीए जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर में 650 से ज्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को ये नई व्यवस्था अपनानी है। अब से संज्ञेय अपराधों को सीआरपीसी की धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। आज नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या क्या बदलेगा। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है और अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिनों के बाद शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिन तक की दी जा सकती है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता कर रहे हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग अलग कानून थे। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। कमाल है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि 377 को पूरी तरह हटाना सही नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अप्राकृतिक सेक्स के अपराधों में किया जाता रहा है। जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य माना गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना। सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीआर सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अब है 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। बच्चों से अपराध करवाना या आपराधिक कृत्य में शामिल करना अब होगा एक दंडनीय अपराध।
डर, आशंकाएं और आपत्ति। कानूनों को लागू किए जाने से एक सप्ताह पहले विपक्ष शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कानूनों को लागू न करने की मांग की थी। तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस कानून के नाम पर भी आपत्ति जताई थी कि कर्नाटक और तमिलनाडु का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए। देश की जानी मानी अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होंगे तो मेरे सामने सबसे बड़ी न्यायिक समस्या खड़ी होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभियुक्त की जिंदगी और आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री के साथ साथ देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं से सार्वजनिक रूप से अपील की है कि तीनों आपराधिक कानून पर तब तक रोक लगाते जब तक कि उन पर चर्चा और नहीं हो जाती। उनका कहना है कि एक बार फिर से बारीकी से विचार किया जाए। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि कानून का मूलभूत तत्व है कि कोई भी तब तक सजा का पात्र नहीं है जब तक कि उसने वो काम तब ना किया हो जब वैसा करना अपराध था। इसे कानून की भाषा में सब्सटेंसिव लॉ यानी मूल कानून कहते हैं। अब जो पहले अपराध नहीं था आज अपराध बन गया है। ऐसे में ये कानून तभी लागू होगा जब आपने वो अपराध इस कानून के लागू होने के बाद किया है। लेकिन हमारी प्रक्रियात्मक कानून यानी प्रोसीजर लॉ, जिसे अब तक हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। अतीत में हमारे पास कई ऐसे फैसले होते हैं जिनके जरिए हम ट्रायल को आगे बढ़ाते हैं। कानून की व्याख्या अतीत में हुई है तो हमारे लिए कानूनों की उस प्रिज्म को देखने से सहूलियत है। 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुए उन पर पुराना सब्सटेंटिव लॉ लगेगा और 1 जुलाई के बाद के अपराध के लिए नया कानून लागू होगा। लेकिन कोर्ट में सुनवाई नए कानून से होगी या नए प्रक्रियात्मक कानून से, इसे लेकर तनातनी बनी रहेगी। मुझे लग सकता है कि नए कानून मेरे प्रति भेदभाव कर रहा है। मैं तो चाहूँगा कि मेरा ट्रायल पुराने प्रक्रियात्मक कानून के तहत हो। इस कानून की दिक्कतों को लेकर वो कहती हैं कि भारतीय दंड संहिता 1.5 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है और दंड प्रक्रिया संहिता को भी 1973 में संशोधित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी न्यायिक व्याख्या की है और इसलिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हमारे पास निश्चितता है। नए कानून के लिए उस स्तर की निश्चितता हासिल करने में 50 साल और लगेंगे। तब तक मजिस्ट्रेट को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या करना है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कानून के किसी विशेष प्रावधान पर फैसला नहीं ले लेता। और देश में सैकड़ों और हजारों मजिस्ट्रेटों में से हर मजिस्ट्रेट कानून की अलग अलग व्याख्या कर सकता है। ऐसे में एकरूपता होगी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में फंसेगा कौन? वो जो अभियुक्त है। मूल चिंता यही है कि अभियुक्त के साथ क्या हो रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि जब ये सब स्पष्ट हो रहा होगा तो अभियुक्त जमानत पर होगा? कानून के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। सवाल ये भी है कि क्या आपने बैकलॉग में जो केस पढ़े उनके बारे में सोचा है? क्या उन्हें भी ध्यान में रखा गया है? इंदिरा जयसिंह ये भी कहती है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने भी नए आपराधिक कानूनों को संविधान का मजाक बताया है। सीतलवाड़ ने भारत नए आपराधिक कानून सुधार या दमन विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को बोलते हुए कहा, ये कानून संविधान में निहित अधिकारों का मजाक उड़ाते हैं। इन कानूनों को पारित करने से पहले विस्तृत चर्चा की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीतलवाड़ का कहना है कि ये कानून लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ताने बाने के खिलाफ है और हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ते कदम की तरह है। वह आगे अब क्या होने वाला है इसके बाद पता चलेगा जब हम लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और आगे सोचेंगे। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। धन्यवाद।